पार्टी के हमारे सदस्य आदरणीय चंद्रभान गौतम जी और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के दिल्ली स्टेशन की टीम, सभी सम्मानित पदाधिकारी, महेश जी, आशीष जी और उनके साथी, दिल्ली मंडल से आए हुए दीपक जी, सुशील जी और उपस्थित सभी मेरे सम्मानित मीडिया के साथीगण और सभी भाइयों और बहनों, आज हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 133वां जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हर वर्ष यहाँ पर बाबा साहब का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया गया है। सुबह कार्यक्रम आनंद विहार में था, जरा लेट हो गए यहाँ आने में, लेकिन फिर भी काफी अच्छा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है महेश जी ने और उनकी टीम ने, तो मैं इसके लिए उन सभी को धन्यवाद दूंगा। और इस बाबा साहब की 133वीं जयंती पे आप सभी देशवासियों को, सभी समाज के लोगों को, सभी मानव समाज को मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मेरे पूर्व वक्ता में और हमारे सुरेंद्र जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक संगठन चला रहे हैं यूथ का, अभी अभी ये भी डॉक्टर बने, PhD किया है इन्होंने। और PhD करने में जैसे आप सब लोगों ने मेरे पूर्व वक्ता में बताया होगा कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने PhD की डिग्री हासिल की थी और उसके बाद उन्होंने जो कार्य किया या उन्होंने जो एजुकेशन पर ध्यान दिया, एजुकेशन के रास्ते सभी के लिए खोले और उसी का कारण है कि आज हमारे नौजवान साथी डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छी अच्छी पदों पर जा रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म ऐसे समय में हुआ था जिस समय इस देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, तरह तरह से उनको छुआछूत, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ और इसी कठिन परिस्थिति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन से लेकर के अपने अंतिम समय तक संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। उसका कारण था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश से लेकर के विदेश तक जाकर एजुकेशन शिक्षा हासिल की और प्राइमरी से लेके कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD, MSc, BSc और उसके बाद में लंदन जाकर के उन्होंने BSc, LLB बार लॉ, कानून की पढ़ाई की। अंत में जर्मनी जाकर के उन्होंने संस्कृत पढ़ी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, बहुत सारी डिग्रियां इसमें हासिल की। यही कारण था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से इस देश को इतना सुंदर और इतना मजबूत संविधान दिया जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जितने भी लोग संविधान सभा प्रारूप कमेटी समिति में लगाए गए थे वो किसी भी न किसी तरह से बाबा साहब का सहयोग नहीं कर पाए। अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान जिसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का भाव उन्होंने रखा और देश के सभी लोगों को सम्मान देने का काम बाबा साहब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना करके एक देश में समता लाने का प्रयास किया और इस देश की बहुसंख्यक जनता जो हमारी महिला आबादी थी, आधी से अधिक आबादी, और इस देश के लोगों को वोट डालने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। मेरे बीच में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। वोट डालने का अधिकार हमारी महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1950 में ही दे दिया था, जबकि विदेशों में बहुत सारे देश ऐसे हैं
जिनको 1982 के बाद में वोट डालने का अधिकार और सरकार चुनने का अधिकार मिला है। बाबा साहब ने हमारी महिलाओं को 1950 में ही ये वोट डालने का अधिकार दिया और उस वोट डालने के अधिकार के साथ साथ एजुकेशन में ऐसी समानता लाने का प्रयास किया जिसमें से 84 से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक जो बनी है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयास और उनके कार्यों की वजह से है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में निहित किए थे। मैं ज्यादा चर्चा न करते हुए, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है, इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर बोला जा सकता है। पूर्व में भी बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर मेरे पीछे हुई होंगी और आने वाले समय भी हम लोग पुनः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित करके उनके किए हुए कार्य पर प्रकाश डालेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब जब जिस क्षेत्र में मौका मिला, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वायसराय काउंसिल में लेबर सदस्य थे, तब उन्हें जो भी मौका मिला, जैसे बांध की परियोजना की चर्चा की, उन्होंने PWP के भी वो सदस्य रहे, जो आज की डेट में जिनको श्रम मंत्री बोलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनाए गए थे तो उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं कानून मंत्री बनूं, वो चाहते थे कि मैं योजना मंत्री बनूं और इस देश के लिए एक ऐसी योजना तैयार करूं जिससे कि ये देश तरक्की करे। लेकिन अंत में उनको कानून मंत्री बनाया गया और कानून मंत्री रहते हुए जब देखा इस देश के अंदर महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव होता है, बहुत सारी विषमताएं हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। यदि महिलाओं को उस समय अगर वो विधवा हो जाती थी तो पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था, पिता की संपत्ति में बेटी को प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं था, वो स्कूल नहीं जा सकती थी, उनको अगर वो बच्चा नहीं हो तो बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं था। बहुत सारी ऐसी मतलब कानून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से उस समय की वर्तमान उस समय की राजनीतिक सरकार के सामने रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रयास किया कि ये हिंदू कोड बिल पास हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस हिंदू कोड बिल न पास होने की वजह से त्याग पत्र दे दिया अपने मंत्रिपरिषद से, और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही जीत थी कि वो त्याग पत्र देने के बाद वही हिंदू कोड बिल 4 भागों में विभाजित हुआ, चाहे वो हिंदू एडॉप्शन एक्ट हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे वो हिंदू मतलब प्रॉपर्टी एक्ट, जितने भी एक्ट बने वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से उनकी प्रस्तावना की थी। बाद में जाकर के जब बाबा साहब ने त्याग पत्र दे दिया तो वही पास हुए। और ये जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वायसराय काउंसिल में लेबर सदस्य थे तो बहुत सारी योजनाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और इस देश के तमाम कर्मचारियों के लिए ऐसी योजनाएं तैयार की जो इससे पहले कोई भी लाभ इन लोगों को नहीं मिलता था। जैसे कि आज के वर्तमान स्थिति में जो हमारे कर्मचारी संगठन बने हुए हैं और ट्रेड यूनियन बने हुए हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय ट्रेड यूनियन एक्ट की प्रस्तावना की थी, जिसमें ट्रेड यूनियन एक्ट बनने के बाद हमें हमारे कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार मिला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कार्य के घंटों को भी 14-14 घंटे कर्मचारियों से, मजदूरों से काम लिया जाता था, और 14 घंटे को घटा करके उन्होंने 8 घंटे कराए। और जो हमारे खदानों में, माइंस में जो महिलाएं काम करती थी उनको मैटरनिटी लीव, जब उनके बच्चा होता था तो उनको किसी भी प्रकार का सवैतनिक अवकाश नहीं मिलता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक प्रस्तावना रखी और एक कानून बनाया कि जितनी भी महिलाएं हमारी जो मैटरनिटी लीव, जो जिनके बच्चा होता है उनको मैटरनिटी लीव के रूप में सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। तो आज जो मैटरनिटी लीव हमारी बहन बेटियों को मिल रही है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। चाहे वो रोजगार कार्यालय उस समय रहे हों, चाहे स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी रही हो, जितने भी कानून कर्मचारियों के लिए ये बने हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस समय की परिकल्पना थी जो आज की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसानों के लिए भी बहुत बड़ा काम किया। किसानों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सरकार के सामने रखी और उन्होंने प्रस्ताव रखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सरकार के सामने कि किसान कभी भी पूंजीपति नहीं हो सकता। और उसका कारण यह है कि जब भी किसान अपनी खेती करेगा तो साल में 3 फसल बोएगा, और अगली साल अगर बाई चांस उससे इस बार पैदावार अच्छी हो गई तो अगली बार सूखा पड़ गया या किसी भी तरीके से वो पैदावार नष्ट हो गई उसकी,
तो वो कभी भी पूंजीपति नहीं बन सकता। तो आज जितनी भी किसानों की मांगे जो किसानों के द्वारा सरकार के सामने रखी जा रही है, या सरकार जिन किसानों की मांगों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज से 100 साल पहले ही उसकी परिकल्पना की थी। और वो एक किताब के माध्यम से द स्मॉल होल्डिंग, एक किताब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत यंग एज में, जब वो 12वीं और बीए की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय सबसे पहले जो किताब लिखी तो स्मॉल होल्डिंग के नाम से रखी। उन्होंने मतलब योजना बनाई कि किसानों के लिए अपना मतलब भंडार करने के लिए, और ये बहुत सारी योजना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसानों के लिए बनाई, जो आज सरकार उनको पूरा करने के लिए जा रही है। यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मात्र अनुसूचित जाति जनजाति या वंचित समाज के लिए काम नहीं किया, तमाम उन वर्गों के लिए भी काम किया, तमाम उन वर्गों को आवाज देने का काम किया जिन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को मैले कुचले कपड़े पहनने में मजबूर किया जाता था, और जिन लोगों को मरे हुए जानवरों का मांस खाने पर मजबूर किया जाता था, उन सब लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सम्मान की लड़ाई लड़ी, और आजीवन सारी जिंदगी वो हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे, और स्वयं दुख झेल करके कष्ट भुगतते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिलाते दिलाते अपनी 4 संतानें अपनी आंखों के सामने मृत्यु को उनकी काल के कपाल में समा गई, तब इस तरीके के अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन लोगों को दिलवाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उस समय जब मौका मिला गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने का, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश के जितने भी वंचित समाज दबे कुचले लोग हैं, उनकी जो स्थिति थी उस समय की, वो अंग्रेजों के सामने रखी, और अंग्रेजों ने उस बात से सहमत होकर के सेपरेट इलेक्टोरेट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देने का काम किया। लेकिन वो सेपरेट इलेक्टोरेट को एक वोट जो दलितों के एक वोट से जनरल का आदमी चुना जाएगा, एक वोट से दलित का आदमी चुना जाएगा, यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस मांग से महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया, और पूरे देश की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को महात्मा गांधी की जान बचाने के लिए प्रयास किया गया, दबाव डाला गया। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक समझौता किया जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, और पूना पैक्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और तमाम जो वंचित लोग थे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे, उनको संख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में, सरकारी निकायों में, विधानसभा संसद में रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया। लेकिन आज वही रिप्रेजेंटेशन खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि आज जितनी भी नौकरियां जो सरकारी तंत्र में थी वो प्राइवेटाइजेशन में जाने का काम हो रहा है, वो आउटसोर्सिंग होने का काम हो रहा है, और इस प्राइवेटाइजेशन में या आउटसोर्सिंग में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अतः ये सोची समझी साजिश के तहत सरकारी नौकरियों को खत्म करके प्राइवेट नौकरियां की जा रही हैं, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित रखा जा सके। अंत में मैं धन्यवाद करते हुए अपनी दिल्ली डिवीजन की टीम को, अपने दिल्ली स्टेशन के तमाम साथी कर्मचारियों को, जिनकी ब्रांचों में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, माननीय महेश जी जो मंडल अध्यक्ष भी हैं, आशीष जी और उनके साथी, और ये हमारे लोको पायलट साथी जो रात दिन कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने कड़ी मेहनत करके गाड़ी चलाने का काम किया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आयोजित करके हमें अपने विचार रखने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में चर्चा करने का मौका दिया। धन्यवाद। और मैं खास करके जो हमारे मीडिया के साथी आए हैं उन्हें भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब कभी भी हमारा कार्यक्रम आयोजित होता है तो आप जरूर दिखाई देते हैं और अपने इस कैमरे के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।